किशोर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है प्रेत और मनुष्य। कहानी के लेखक हैं तुषार कांति घोष। कहानी पाठ में एवं अन्य चरित्र में मैं किशोर, ओझा के चरित्र में अर्पण, मालती और माँ के चरित्र में पल्लवी। लीजिए, प्रस्तुत है प्रेत और मनुष्य। ये उन दिनों की बात है जब बंगाल के गांव समृद्ध थे। शहर में इतनी उन्नति नहीं हुई थी। तब लोग कम होने या नहीं होने की शिकायत कम ही करते थे, क्योंकि चीज़ें बहुत सस्ती थीं। लोग नौकरी की खोज में शहर की ओर नहीं दौड़ते थे। गांव की नदी, तालाब और सरसों के खेत ग्रामवासियों के अन्न उपार्जन का स्रोत होती थी। गांव के जमींदार और संपन्न लोग गांव में ही रहते थे। तब के दिनों में संयुक्त परिवार होते थे, और यदि कोई पुरुष गांव से बाहर काम करने जाता भी तो बाकी परिवार के लोग गांव में ही रहते थे। तब की जनसंख्या आज की तुलना में कम थी, इसलिए अधिकतर भूमि पर जंगल ही थे। गांव के आसपास निर्जनता के कारण गांव के लोगों के मन में भूत, प्रेत और डकैतों का डर रहता था, और इनके ही कारण ओझा और तांत्रिक साधना करने वालों का भी व्यवसाय चलता रहता था। जड़ी बूटियों पर भी लोगों का बहुत विश्वास था, और वे थे भी बहुत गुणकारी। उस काल में जौशोर जिला के एक गांव में श्री देवेंद्र नाथ घोष रहते थे। गांव का नाम था कल्याणपुर, और देवेंद्र बाबू थे उस गांव के जमींदार। उनका एक बड़ा सा महल जैसा घर था, जो कि 2 भाग में था। बाहर के महल में देवेंद्र बाबू का बैठक खाना, नायब तहसीलदार का दफ्तर, और यदि कोई मेहमान आ जाए तो उनके रहने के लिए कमरे। इसके बाद बीच में आंगन और फिर अंदर महल। बाहर के महल से अंदर जाने के लिए गली थी। अंदर महल बहुत ही सुंदर था। वहां थी रसोई, भंडार गृह, दासियों का कमरा। अंदर महल के दूसरे तल पर देवेंद्र बाबू अपने परिवार के साथ रहते थे। कल्याणपुर से 10 मील दूर उत्तर की दिशा में उषापुर गांव में देवेंद्र बाबू की जमींदारी थी। इस गांव के नायब तहसीलदार थे रामचंद्र पाल। उनका एकमात्र पुत्र नरेंद्र, जो कि इस साल एंट्रेंस एग्जाम देगा, टेस्ट परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद नरेंद्र ने राम बाबू से कहा, पिताजी, हमारे मकान में तो सिर्फ 2 ही कमरे हैं। मुझे पढ़ाई लिखाई करने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के ये 2 महीने पहले अगर मैं किसी और जगह पर रहकर पढूं तो निश्चित ही पास हो जाऊंगा। राम बाबू बात को तो समझ गए, लेकिन तत्काल ही कोई उपाय नहीं सुझा सके। बहुत ही छोटा था उषाग्राम गांव। गांव के तीनों तरफ जंगल और एक तरफ विशाल मैदान। इस गांव में भले ही कुछ मध्यम वर्ग के परिवार रहते थे, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें एक कमरा खाली हो। इस विषय पर चिंता करते करते राम बाबू को जमींदार की याद आ गई। देवेंद्र बाबू अत्यंत ही दयालु एवं भले इंसान थे। राम बाबू को पूरा भरोसा था कि उनके बेटे को 2 महीने के लिए रहने को कमरा देने के लिए जमींदार बाबू कभी आपत्ति नहीं करेंगे। उन्होंने अपने बेटे नरेंद्र से कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे रहने के लिए एक जगह देख ली है। आज ही कल्याणपुर जाकर जमींदार बाबू को विनती करूंगा कि वह तुम्हें परीक्षा तक कम से कम 2 महीने अपने घर में रहने के लिए जगह दें। लेकिन बेटा, एक बात और कहता हूँ, उस घर में जमींदार बाबू का परिवार भी उनके साथ रहता है। हो सकता है वो लोग तुम्हारे साथ घुलने मिलने लगे, लेकिन बेटा तुम उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखना। तुम अब 18 साल के हो गए हो। देखना बेटा,
कोई मेरे नरेंद्र का अपमान न कर पाए। नरेंद्र ने कहा। पिताजी, आप निश्चिंत रहिए। पराए घर में वहाँ के लोगों से कैसे व्यवहार करना है यह मैं अच्छे से जानता हूँ। इसके अलावा मैं तो दिन रात अपनी पढ़ाई लिखाई में ही व्यस्त रहूँगा। आप निश्चिंत रहिए, आपके बेटे का कोई अपमान नहीं कर पाएगा। नरेंद्र बाबू ने जो सोचा था वही हुआ। जमींदार बाबू ने खुशी से नरेंद्र को अपने घर में रहने के लिए जगह दी। नरेंद्र को जो कमरा मिला उसके सामने ही एक चबूतरा था और चबूतरे के सामने आंगन था और आंगन से लगी हुई एक गली जो अंदर महल तक जाती थी। नरेंद्र इस कमरे में रहकर अपनी परीक्षा की तैयारी करने लगा। नरेंद्र अंदर महल में जाकर भोजन करता था और बहुत जल्द ही अंदर महल के महिलाओं से उसका परिचय हो गया। नरेंद्र बहुत ही सौम्य और सरल लड़का था, इसलिए घर की महिलाओं और लड़कियों से उसकी मित्रता हो गई थी। इस तरह नरेंद्र कल्याणपुर के जमींदार बाबू के घर में सबके साथ रहने लगा। नरेंद्र ने अपनी पढ़ाई के विषयों की समय सारणी निर्धारित कर ली और यह भी तय कर लिया कि वह कब कौन से विषय को पढ़ेगा। रात का खाना खाने के बाद वह 2 घंटा और पढ़ाई करता। रात के 12 बजने के बाद पढ़ाई बंद करके अपने कमरे के बाहर चबूतरे पर हाथ पैर धोता था और कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके सो जाता था। एक दिन रात को 12 बजे नरेंद्र चबूतरे पर बैठकर हाथ मुंह धोकर जब उठा तो उसकी नजर आंगन के सामने की गली पर पड़ी जो कि अंदर महल की तरफ जाती थी। नरेंद्र ने देखा वहां पर 19-20 साल की एक सुंदर सी लड़की खड़ी है। नरेंद्र उसको पहचान नहीं पाया और जल्दी से कमरे के अंदर आकर दरवाजा बंद करके सो गया। अगले दिन नरेंद्र पढ़ रहा था और सोच रहा था कौन है वह लड़की, इतनी रात में आंगन के पास खड़े होकर क्या कर रही थी। आज की रात भी क्या वह आएगी। नरेंद्र पढ़ता और बीच बीच में उस लड़की के बारे में सोचता। ऐसे दिन बीत गया और रात के 12 बज गए। नरेंद्र बाहर चबूतरे पर हाथ मुंह धोने गया और उसने आंगन की तरफ देखा ठीक उसी जगह वही लड़की खड़ी है। नरेंद्र थोड़ा शर्माया लेकिन फिर भी लड़की की तरफ एकटक देखता रहा। लड़की भी नरेंद्र की तरफ ही देख रही थी और उसके बाद ही लड़की धीरे धीरे नरेंद्र की तरफ बढ़ने लगी, जैसे नरेंद्र को आकर कुछ कहेगी। उसके बाद लड़की आंगन से होते हुए नरेंद्र की तरफ आ गई, लेकिन नरेंद्र ने और प्रतीक्षा नहीं की। उसकी धड़कन बढ़ गई थी। वह जल्दी से उठकर कमरे में आया और दरवाजा बंद करके सो गया। उस रात नरेंद्र को नींद नहीं आई। उसके दूसरे दिन भी उसका मन कुछ उदास था। कौन है ये लड़की? इसे कहीं देखा है ऐसा याद भी नहीं आ रहा। इतनी रात को वो मेरे कमरे के पास क्यों आ रही थी? पहले लगा इस घर की ही कोई लड़की है, लेकिन ऐसा भी तो नहीं है। लड़की के अच्छे घर की नहीं है। चेहरा देख के तो ऐसा नहीं लगता है। चेहरे में एक सरल सरल सा भाव है, जैसे मुझे कुछ कहना चाहती है। देखता हूँ आज भी यदि वो आई तो उसके बारे में जानने का प्रयास करूंगा। नरेंद्र पूरा दिन यही सब बातें सोचने लगा। उसके मन से लड़की की बातें जा ही नहीं रही थी। उस दिन थोड़ा सा भी पढ़ाई में मन नहीं लगा उसका। रात के 12 बजे घर के बाहर जाकर देखा, लड़की आज चबूतरे से उतरकर आंगन में खड़ी है। नरेंद्र को देखते ही लड़की उसकी ओर आ गई। आज नरेंद्र उसे लौटा न सका। लड़की ने नरेंद्र को बहुत ही मीठे स्वर में पूछा, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, इसलिए थोड़ी बातें करने आई। चलो तुम्हारे कमरे में जाकर बैठते हैं। लड़की की आंखों में क्या था पता नहीं,
नरेंद्र जैसे मंत्रमुग्ध या फिर मोहग्रस्त हो गया। एक ऐसा भाव जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। आनंद, भय, मोह या सुख। नरेंद्र का देह एवं मन दोनों ही उसके वश में नहीं रहे। कौन हो तुम? मैं मालती। तुम मुझे नहीं पहचानते? बहुत दिनों से तुम्हें देख रही हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छे लगे, इसीलिए तुमसे दोस्ती करने आई। तुम नाराज तो नहीं हुए ना? अच्छा, तुम इतनी रात को क्यों आती हो? रात को ठीक 12 बजे ही मेरा आना संभव हो पाता है। बाकी समय मैं चाहकर भी नहीं आ पाती हूँ। ये सब बातें मैं एक दिन तुम्हें अच्छे से समझाऊंगी। रात को ठीक 12 बजे आऊँगी और 2 बजे चली जाऊँगी। तुम डरना नहीं, मैं तुम्हारा अनिष्ट नहीं करूँगी। मेरा परिचय जानने का प्रयास मत करना। मैं तुम्हारी मित्र हूँ, क्या ये पर्याप्त नहीं है? नरेंद्र तब कदाचित स्वाभाविक अवस्था में नहीं था, नहीं तो वह उस लड़की का पूरा परिचय जानने का प्रयास करता। किंतु उसने ऐसा नहीं किया। वह उस लड़की के साथ बातें करने लगा। वह आनंदित था, मोहग्रस्त भाव थे उसके। नरेंद्र के मन में एक बार भी नहीं आया कि यह पूरी घटना अस्वाभाविक है। एक अपरिचित लड़की जो रात को ठीक 12 बजे आती है, न 1 मिनट पहले न 1 मिनट बाद में, इसके मायने क्या है? या इसके परिवार के ही लोग कहाँ हैं? ऐसा कोई भी विचार नरेंद्र के मन में उदय नहीं हुआ। वह सिर्फ उसके साथ बातें करने के आनंद में ही डूबा रहा। रात के 2 बजते ही लड़की ने उठकर कहा, आज जाती हूँ, कल रात ठीक 12 बजे फिर से आऊँगी। यह बोल के लड़की कमरे से बाहर चली गई। नरेंद्र पीछे तो गया, किंतु लड़की को बाहर नहीं देख पाया। पूरा आंगन खाली है एवं चबूतरे पर भी कोई जनमानस नहीं है। अगली रात ठीक 12 बजे पुनः मालती का आगमन हुआ। पढ़ाई पूरी होते ही दरवाजे के पास उसने मालती को देखा। दोनों फिर से कमरे के अंदर बातें करने लगे। ऐसे ही समय कटने लगा। नरेंद्र की पढ़ाई लिखाई पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। उस लड़की ने नरेंद्र को ऐसा आकर्षित किया था कि वह पूरा समय लड़की के बारे में ही सोचता रहता था। वह पूरा दिन इसी प्रतीक्षा में रहता था कि कब रात के 12 बजेंगे। रात 12 से 2 तक यह 2-3 घंटे किसी उन्माद की तरह उस लड़की के साथ बीत जाते थे। कभी कभी नरेंद्र सोचता था, कौन है ये लड़की? कहाँ रहती है? किसकी लड़की है? क्यों यह रात को 12 बजे के बाद ही आती है और 2 बजे चली जाती है? कुछ भी समझ में नहीं आता था उसको। पूछने से मालती सिर्फ हंसती है और कहती है, मेरे बारे में जानकर क्या करोगे? क्यों, मुझे क्या पसंद नहीं करते? तुम मुझे प्राय ये पूछते रहते हो, क्यों मैं 12 बजे आती हूँ और 2 बजे चली जाती हूँ। इसका कारण आज मैं तुमको बताती हूँ। रात 12 बजे से 2 बजे के बीच का जो समय है, उसी समय मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ। मेरे लिए ये संभव नहीं है कि मैं 12 बजे के पहले आऊँ या 2 बजे के बाद रहूं। नरेंद्र यह सब सुनता है और उसके मन में एक संदेह सा उदय होता है। एक बार तो उसके मन में यह भी भाव आता है, क्या यह इंसान नहीं है? उसे लगता है मालती के चले जाने के बाद उसका शरीर एकदम निढाल सा हो जाता है। वह बेजान होकर सो जाता है और दूसरे दिन उसे उठने में बहुत देर हो जाती, जिसके कारण उसका स्वास्थ्य दिन पर दिन खराब होता जा रहा है। और धीरे धीरे उसे यह समझ में आ गया था, मालती का साथ उसके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। लेकिन क्या किया जाए?
कैसे वह उसके हाथों से बचेगा। अगर इसी तरह चलता रहा तो शरीर पूरी तरह से टूट जाएगा। नरेंद्र उपाय सोचने लगा कि किस तरह से मालती का आना बंद हो सके। वह सोच रहा है, क्या हुआ बेटा नरेंद्र? अरे क्या हुआ बेटा? यदि क्या हुआ? मालती यह कह रही है कि उसके आने का समय रात के 12 बजे है, तो क्यों न मैं उस समय दरवाजे को बंद करके अंदर सोया रहूं। बंद दरवाजा देखकर उसे यही लगेगा कि मैं सो गया हूं। हाँ ठीक, यही ठीक है। नरेंद्र ने प्रतिज्ञा की कि उस रात वह यही करेगा। उस रात नरेंद्र 11 बजे ही दरवाजा बंद करके अपने कमरे में सो गया। वह सोने की कोशिश करने लगा, किंतु उसे नींद नहीं आ रही थी। जब जमींदार के महल के घंटे में 12 बज गए, तब कमरे के अंदर खट खट का शब्द हुआ। नरेंद्र अब तक आंखें बंद कर लेटा हुआ था, किंतु शब्द के होते ही, जैसे ही नरेंद्र ने अपनी आंखें खोली तो देखा मालती कमरे के अंदर दरवाजे के पास आकर खड़ी हुई है। कौन? तुम? ओह! भले ही इस बात से नरेंद्र चौंक गया, लेकिन जैसे ही उसने मालती को देखा वह फिर से उसके मोह पाश में बंध गया और जल्दी से उठकर उसे ससम्मान बिठाया। मालती ने हंसते हुए उससे कहा, आज तो बड़ा दरवाज़ा बंद करके रखे हो, सो गए थे क्या? अरे ना, आज कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए लेटा हुआ था। इच्छा थी 12 बजे ही कमरे के बाहर जाऊंगा, किंतु तुम अंदर कैसे आ गई? मैं एक मैजिक जानती हूँ कि दरवाज़ा बंद रहे तो भी कैसे अंदर आ सकते हैं। वह मैं बाद में तुम्हें किसी दिन सिखा दूंगी। उस रात मालती के चले जाने के बाद नरेंद्र थोड़ा भी सो नहीं पाया। वह केवल यही सोच रहा था कि कैसे मालती दरवाज़ा बंद रहते हुए भी अंदर आ गई। जो इतने दिन से उसके मन में शंका थी, आज वह बात पक्की हो गई कि मालती इंसान नहीं है, कोई मृत स्त्री है। किंतु आत्मा तो अशरीर है, वह किसी देह को कैसे धारण कर सकती है। नरेंद्र को याद आया कि मालती ने कहा था कि वह केवल रात के 12 बजे ही उसके पास आ सकती है। नरेंद्र ने सोचा केवल इन 3 घंटों के लिए ही वह शरीर धारण कर सकती है। नरेंद्र को इस संबंध में कोई ज्ञान नहीं था, बस इतना जान गया था कि यदि यह इसी तरह चलता रहा तो परीक्षा में पास होना तो दूर, वह जीवित ही नहीं रह पाएगा। इन 2-4 दिनों में ही नरेंद्र का शरीर जैसे कंकाल की तरह हो गया था। ना तो उसे भूख लगती थी, ना ही उसे नींद आती थी। बस रात को 12 बजे से 2 घंटे तक वह जैसे नशे में रहता था। ऐसा मालती का आकर्षण था और ऐसा ही नरेंद्र का मोह था। जमींदार घर के सभी लोगों ने देखा कि नरेंद्र का स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है। उनमें से एक महिला ने कहा कि वह रात में जागकर अधिक पढ़ाई न करे। उसके लिए और भी पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की गई, लेकिन इसका भी कोई फल नहीं निकला। तब उन गृहिणी ने एक दिन जमींदार बाबू को नरेंद्र के स्वास्थ्य की जानकारी दी। देवेंद्र बाबू ने नरेंद्र को बुलवाया और उससे बहुत सारे प्रश्न पूछे। नरेंद्र ने शुरू में छुपाने का प्रयास किया, किंतु इतने प्रश्नों से घबराकर नरेंद्र ने उस लड़की के बारे में देवेंद्र बाबू को सब कुछ बता दिया। एक सभ्य घर की लड़की रात को 12 बजे उसके कमरे में आती है, यह सुनकर वह चौंक गए और बार बार उस लड़की का परिचय पूछने लगे। नरेंद्र ने कहा, मैंने बहुत बार उससे पूछा, लेकिन वह अपना कोई परिचय नहीं देती। तुम उसको अपने कमरे में बुलाते ही क्यों हो? नहीं,
मैं नहीं बुलाता हूँ, वो अपने आप ही अंदर आ जाती है। तुम दरवाज़ा बंद करके क्यों नहीं रहते? तुम तो कह रहे हो वह 12 बजे के पहले नहीं आती। 12 बजे के पहले दरवाजे की कुंडी लगाकर क्यों नहीं सो जाते? दरवाज़ा बंद करने पर भी वो अंदर आ जाती है। तुम यह कैसे नशेड़ियों की तरह बातें कर रहे हो? दरवाज़ा बंद रहेगा तो वह अंदर कैसे आएगी? वह मैं नहीं जानता, हो सकता है उसमें कोई अमानुष क्षमता है। मैंने उससे पूछा था, किंतु वह सिर्फ हंसती है और कहती है, एक दिन समझ में आएगा, एक दिन समझ में आएगा। देवेंद्र बाबू नरेंद्र की बात सुनकर विस्मय से पूरी तरह अभिभूत हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि यह कैसा रहस्य है। वह नरेंद्र को जानते थे कि वह सत्यवादी है, विशेषकर उनके सामने वह कभी भी झूठ नहीं बोलेगा। उन्होंने नरेंद्र से कहा, क्या तुम मुझे यह सब कुछ दिखा सकते हो? जी निश्चय ही। आप रात को 12 बजे मेरे कमरे के पास वाले कमरे में छुप कर रहिएगा, तब आप सब कुछ देख भी पाएंगे और सुन भी पाएंगे। देवेंद्र बाबू ने देखा कि नरेंद्र के कमरे के पास वाले कमरे में अंधेरा करके यदि कोई खिड़की से देखे तो उसके कमरे की सारी चीजें दिखाई व सुनाई दे सकती है। देवेंद्र बाबू इस प्लान को ठीक करके रात होने की प्रतीक्षा करने लगे। रात को 12 बजे के पहले देवेंद्र बाबू उस छोटे कमरे की छोटी खिड़की की आड़ में छुपकर सब कुछ देखने लगे। नरेंद्र के दरवाजे को बंद करने के बाद वह दरवाजे की तरफ एकटक देखते रहे ताकि उनकी दृष्टि से बचकर वह लड़की नरेंद्र के कमरे में ना आ जाए। देवेंद्र बाबू इसी तरह देख रहे थे और नरेंद्र के कमरे की बत्ती जल रही थी। ठीक 12 बजे उनकी आंखों में जैसे कुछ गया हो। उन्होंने क्षण भर के लिए अपनी आंखें बंद की और आंखें खुलते ही उन्होंने देखा नरेंद्र के कमरे के अंदर दरवाजे के पास एक सुंदर लड़की खड़ी है। कैसे कब क्या हुआ उनको कुछ समझ में नहीं आया। उसके बाद नरेंद्र और मालती जब बातें करना शुरू किए, देवेंद्र बाबू चुपचाप उस कमरे से चले गए। मालती एक प्रेतनी है, इस विषय पर उनके अंदर अब कोई संदेह नहीं था। दूसरे दिन सुबह ही देवेंद्र बाबू ने नरेंद्र के पिताजी को एक पत्र लिखकर घुड़सवार के हाथों भिजवा दिया। उस पत्र में उन्होंने लिखा, तुम इसी समय आकर नरेंद्र को अपने गांव वापस लेकर जाओ, नहीं तो उसकी जान जा सकती है। और नरेंद्र को भी बुलाकर कहा कि उसके पिताजी को बुलवाया गया है और उनके आते ही वह पिताजी के साथ अपने गांव लौट जाए। नरेंद्र राजी हो गया क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि यहाँ से चले जाने में ही उसका मंगल है। उसी दिन नरेंद्र के पिता भी आ गए और नरेंद्र की शारीरिक दशा देखकर और सब कुछ सुनकर भय और दुख से पागल हो गए। उन्होंने रोते रोते कहा कि वह उसी दिन नरेंद्र को अपने साथ लेकर जाएंगे। देवेंद्र बाबू ने कहा, सिर्फ ले जाने से नहीं होगा, एक अच्छे ओझा के हाथ नरेंद्र को दिखाओ। प्रेतनी ने जिस तरह से उसे अपने वश में किया है, उसे छुड़ा पाना सहज नहीं है। राम बाबू ने कहा कि वह वही करेंगे। उसी दिन वे दोनों उषा ग्राम लौट गए। नरेंद्र की माँ का सब कुछ सुनकर रो रो कर बुरा हाल हो गया। उन्होंने कहा, भले ही परीक्षा सर पर हो, किंतु बेटे की प्राणों की रक्षा पहले जरूरी है। नरेंद्र इतनी दूर आ जाने के बाद और अपने माता पिता को अपने पास पाकर उसके मन को थोड़ा बल मिला। उसने सोचा प्रेतनी को अब इतनी दूर आना नहीं पड़ेगा। वह सुबह सुबह खा पीकर अपने कमरे में आराम करने गया, लेकिन उसे नींद नहीं आई। धीरे धीरे रात हो रही थी और नरेंद्र सोच रहा था कि क्या वह यहाँ भी आ जाएगी। इसके साथ ही रात के 12 बज गए
और तभी नरेंद्र ने देखा कि मालती कमरे के अंदर खड़ी है। नरेंद्र थोड़ा डरा, किंतु फिर वही मोहपाश। उसने उठकर मालती को अपने पास बिठाया। मालती, तुम यहाँ चले आए? क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूं तुम यहाँ कैसे आ गई। मैं अस्वस्थ हूं, इसीलिए पिताजी मुझे यहाँ लेकर आ गए हैं। तुम सच कह रहे हो? तुमको मुझसे दूर करने का प्रयास तो नहीं हो रहा? चाहे जितना भी प्रयास कर लो, किंतु यह कोई नहीं कर पाएगा। क्या तुम अब भी नहीं समझ पाए कि मैं कौन हूँ? तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, किंतु जहाँ भी तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी। तुम जितने भी दिन जीवित रहोगे मैं इसी तरह तुम्हारे पास आऊँगी। तुम्हारी मृत्यु के बाद हम हमेशा एक साथ रहेंगे। मालती की बात सुनकर नरेंद्र का हृदय कांप गया। वह पहले ही जान चुका था कि मालती एक इंसान नहीं है, किंतु इसके पहले उसने कभी इस तरह की बातें नहीं की थी। जब मालती ने कहा, कोई तुमको मुझसे अलग नहीं कर पाएगा, तब नरेंद्र का पूरा शरीर जैसे शिथिल पड़ गया था। उसे दिखाने के लिए अपने चेहरे पर हंसी लाई, किंतु बीच बीच में उसका चेहरा सूख जाता था। 2 बजते ही जब मालती चली गई, तब नरेंद्र पागलों की तरह भागता हुआ अपने माता पिता के कमरे के दरवाजे को खटखटाने लगा। पिताजी, दरवाजा खोलिए पिताजी, वो मुझे मार डालेगी। पिताजी मुझे बचा लीजिए, दरवाजा खोलिए। उन्होंने जल्दी से दरवाजा खोलकर सब कुछ सुना और दहाड़े मार कर रोने लगे। क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? ऐसा मत बोलो, क्या हुआ बेटा? उस रात और कोई सो नहीं पाया। दूसरे दिन सुबह ही राम बाबू ने सभी पड़ोसियों को बुलाकर यह बात बताई। उन सभी ने कहा, जितनी शीघ्र हो सके किसी अच्छे ओझा को बुलाया जाए। जब तक ओझा नहीं आ जाता, नरेंद्र अपने माता पिता के साथ ही सोएगा। किसी ने कहा, यहाँ से 7 कोस दूर एक अच्छा ओझा रहता है। उसका भूत प्रेत निवारण में बहुत ज्ञान है और इसके साथ ही वह जड़ी बूटियों पर भी अच्छी जानकारी रखता है। उस ओझा को बुलवाने के लिए किसी को भेजा गया और साथ में संदेश दिया गया कि वापसी में वह उसे अपने साथ ही ले आए। ओझा की जो भी मांग होगी वह पूरी की जाएगी। यह बात भी उससे कह दी गई। उस दिन रात को नरेंद्र और उसके माता पिता एक ही कमरे में साथ सोए। दोनों तरफ माता और पिता, बीच में सोया हुआ था नरेंद्र। एक ही बिस्तर पर। आतंक और दुश्चिंता के कारण तीनों में से किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। इस तरह रात के 12 बज गए। नरेंद्र आंखें बंद करके सोया हुआ था। ठीक उसी समय नरेंद्र को अनुभव हुआ जैसे कोई उसको धकेल रहा है। नरेंद्र ने चमक के आंखें खोलकर देखा, मालती उसके सिर के पास बैठी हुई है। मालती, तुम क्या कर रही हो? माँ पिताजी को पता चल जाएगा, वह जान जाएंगे। मालती, तुम डरो मत, उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। नरेंद्र ने उठकर देखा कि उसके माँ और पिताजी शव की तरह पड़े हुए हैं। वे दोनों पास के कमरे में गए और जाहिर सी बात थी कि मालती ने नरेंद्र के माँ और पिताजी को मूर्छित करके रखा था। दूसरे दिन सब कुछ जानकर नरेंद्र की माँ और पिताजी छाती पीटने लगे। नरेंद्र को भी लगने लगा था कि वह अब और नहीं बचेगा। आतंक और दुश्चिंता के कारण उसके शरीर में और कुछ भी नहीं बचा है। शरीर कंकाल के जैसे हो गया है। हृदय की धड़कन सब समय तेज रहती है। सिर चकराता है, बहुत कष्ट से चलता है, ऐसा कि बैठने में भी उसे कष्ट होता है। हर समय सोए रहने को मन करता है। वह सोच रहा है, इस हालत से तो मर जाना ही उचित है।
गांव के लोग भी दुखी हैं। सबकी अंतिम आशा वह ओझा ही है, यदि वह कुछ कर पाए। उसी दिन शाम को ओझा का आगमन हुआ। उसने गंभीरता से सारी बातें सुनी। ओझा ने कहा कि वह सारी बातें एक बार अकेले में बैठकर सोचेगा कि इसका कोई उपाय है या नहीं। उसने यह भी कहा कि जिस तरह से उस लड़की ने नरेंद्र को ग्रास करके रखा है, उसे छुड़ाना बहुत ही कठिन है। यह कहकर ओझा दूर एकांत में एक पेड़ के नीचे बैठ गया। 2-1 घंटे के बाद वह लौटकर आया और बोला, एक उपाय उसने सोचा है, किंतु यह उपाय बहुत ही खतरनाक है। उसने राम बाबू को कहा कि वह अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलाकर लाए। ओझा उनके सामने ही अपनी बात कहेगा और यदि सभी का मत एक हुआ तब वह नरेंद्र को बचाने का बीड़ा उठाएगा। ओझा के कहे अनुसार सभी रिश्तेदारों और अड़ोस पड़ोस के लोगों को बुलाया गया। वे सभी राम बाबू की हितैषी हैं और नरेंद्र के अच्छे स्वभाव के कारण उसे पसंद करते हैं। उन सभी ने ओझा से अनुरोध किया कि जो भी उपाय हो वह नरेंद्र को बचाएं। ओझा ने कहा, आप लोग तो नरेंद्र की अवस्था देख रहे हैं। इसी तरह चला तो 1 महीने में उसकी मृत्यु निश्चित है। केवल एकमात्र उपाय है जिससे उसको बचाया जा सकता है, किंतु उस उपाय का भी एक दूसरा भाग है। उसे भी आप सोच कर देखिए। यदि मेरा किया सफल हो जाए तो हमेशा के लिए नरेंद्र प्रेतनी से छुटकारा पा जाएगा, और यदि असफल हुआ तो उसके भी प्राण जाएंगे। अभी यह आपको निश्चित करना है कि क्या आप नरेंद्र की मृत्यु 1 महीने बाद चाहते हैं या उसे हमेशा के लिए इस विपदा से बचाना चाहते हैं। आप लोग अच्छे से सोचकर मुझे उत्तर दीजिए। राम बाबू की पत्नी दरवाजे की आड़ से सब कुछ सुन रही थी। वह रोने लगी और अस्पष्ट शब्दों में कहने लगी, ना ना, बाप रे, जिसमें आज ही मेरे बेटे के प्राण चले जाए उसमें मैं कभी अपना मत नहीं दूंगी। राम बाबू चिंता में पड़ गए, किंतु वह एक पुरुष हैं और पिता भी। वे ओझा की बात की विवेचना करने लगे। एक वृद्ध पड़ोसी ओझा से अनुरोध करने लगे कि वह अपनी बात को खुलकर सबके सामने रखें। मैं कुछ नहीं बोलूँगा और किसी को कुछ भी नहीं बताऊँगा। मैं केवल नरेंद्र को बताऊँगा कि उसे क्या क्या करना है। इस जीवन और मृत्यु के प्रश्न में माँ बाप का मत लेना बहुत ही कठिन है। वे एक बार इस तरफ सोचते हैं, एक बार उस तरफ सोचते हैं। तो पड़ोसी उन्हें समझाने लगे, क्या तुम लोग नहीं चाहते कि नरेंद्र स्वस्थ मन से और स्वस्थ तन से जीवित रह सके? कुछ दिनों में ही उसके प्राण तो जाएंगे ही। इस तरह कुछ दिन जीवित रहने से क्या लाभ? हम सभी का यही मत है कि हम ओझा के कहे अनुसार चलें। अब जब कोई उपाय नहीं है तो यही एक उपाय ही हमें करना पड़ेगा। सब कुछ जानते हुए भी नरेंद्र के माँ और पिताजी आनाकानी करने लगे। जिस कार्य में आज ही उनके बेटे की मृत्यु हो जाए, उस कार्य में कैसे वह अपना मत दे दें। किंतु नरेंद्र ने ही इस समस्या का समाधान दे दिया। नरेंद्र ने कहा कि वह अपने वर्तमान स्थिति में एक दिन भी और जीवित नहीं रहना चाहता। उसने ओझा को साफ शब्दों में कहा, आप मुझे बचा सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो आज ही मेरा जीवन समाप्त कर दीजिए। मैं और इस नर्क जैसे दर्द को सहन नहीं कर सकता। नरेंद्र के माँ और पिताजी रोने लगे और पड़ोसी उन्हें समझाने लगे। अंत में यही तय हुआ, सब कुछ ओझा पर ही छोड़ दिया जाए। ओझा ने कहा, आज तो संध्या हो गई है, आज और कुछ नहीं हो पाएगा। आज की रात नरेंद्र को ऐसे ही रहने दो, कल ही मैं इसका समाधान कर दूंगा। किंतु यहाँ नहीं,
जहाँ नरेंद्र की उससे पहली भेंट हुई थी वहाँ जाना पड़ेगा। अंत में तय हुआ कि ओझा और नरेंद्र राम बाबू के साथ कल्याणपुर के जमींदार बाबू के घर जाएंगे। उस रात मालती ने नरेंद्र से कहा, तुम्हें पहले भी कहा है, अब भी कह रही हूँ, कोई तुमको मुझसे नहीं छीन सकता। मैं कभी भी तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करूँगी। तुम जहाँ थे वहीं लौट जाओ। यहाँ आने में मुझे कुछ कष्ट होता है। ठीक, ऐसा ही होगा। कल ही मैं कल्याणपुर लौट जाऊंगा। देवेंद्र बाबू के घर नरेंद्र, ओझा और राम बाबू उपस्थित थे। ओझा ने देवेंद्र बाबू को सब कुछ समझा दिया और कहा, आपको मेरी कुछ सहायता करनी होगी। देवेंद्र बाबू ने सब कुछ बड़े ही आग्रह के साथ सुना और कहा, तुम जो भी चाहोगे वो मैं करूँगा। नरेंद्र मेरे बेटे के समान है। ना ना, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आप नरेंद्र के कमरे को बस अच्छे से सजा दीजिए। कमरे को अच्छे से साफ करके तख्त को हटाकर एक अच्छा पलंग रखवा दीजिए और पूरे कमरे को और पलंग को फूल माला से सजा दीजिए। सारा बंदोबस्त संध्या के पहले ही करना होगा। इसमें कैसा कष्ट है? संध्या के पहले ही सारा बंदोबस्त हो जाएगा। रात 10 बजे ओझा नरेंद्र को कमरे के अंदर लाकर कमरे को अंदर से बंद कर दिया। वहां ओझा ने नरेंद्र को सब कुछ अच्छे से समझा दिया कि उसे क्या करना है और क्या कहना है। अंत में नरेंद्र से कहा, नरेंद्र, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। भूतनाथ महादेव तुम्हारे मन को बल दें। रात के 12 बजे ओझा कमरे से निकल गया। ठीक रात 12 बजे मालती का आगमन हुआ। नरेंद्र ने खूब आग्रह के साथ उसका स्वागत किया एवं सजे हुए पलंग पर बैठने के लिए कहा। क्या बात है, आज इतनी सजावट, यह पलंग, ये सब किसके लिए? क्यों? तुम्हारे लिए। इसके पहले तो तुम कभी भी 2 बार नहीं आई। 2 बार मतलब? मैं कब 2 बार आई? यह क्या, तुम इतनी जल्दी भूल गई? तुम ही तो 10:30 बजे आई और मुझसे कहा कि फूलों से सजा हुआ कमरा देखकर आज तुम जल्दी आ गई हो। हम फूल और माला के साथ कितनी देर खेले। यह देखो ना, बिस्तर पर फूल और माला कैसे बिखरे पड़े हैं। अभी 15 मिनट ही तो हुए तुम गई, इतने में ही सब भूल गई या मेरे साथ तमाशा कर रही हो? नरेंद्र की बातें सुनते सुनते मालती की हंसी गायब हो गई। चेहरे पर गंभीर भाव आ गए और आंखों से जैसे आग बरसने लगी। तुम मेरे साथ कोई छल तो नहीं कर रहे? मुझे छूकर बोलो तो, क्या मैं सच में इसके पहले भी आई थी? मालती कुछ सोचने लगी। उसके चेहरे की सुंदरता गायब हो गई थी। कुछ देर बाद मालती ने नरेंद्र से कहा कि इसके पहले वह नहीं आई, कोई और थी जो उसके जैसे सज धज कर आई थी। नरेंद्र ने ऐसे जताया जैसे उससे बहुत बड़ा दुख हुआ हो। उसने कहा, यदि ऐसा है तो तुम शीघ्र मुझे बचाओ। मुझे तुम ही अच्छी लगती हो और मुझे तुम्हारी ही मित्रता चाहिए। यदि और भी इस तरह से कोई आएगी तो मैं जीवित नहीं बचूंगा। मुझे बचाओ मालती, जैसे भी हो इस घोर विपत्ति से मुझे बचाओ। मालती कुछ देर गहरी चिंता करने के बाद बोली, इसका एक उपाय है, किंतु क्या तुम यह कर पाओगे? मुझ पर पूरी तरह से विश्वास कर पाओगे क्या? मैं कौन हूँ यह तो तुम जान ही गए हो। इतनी गहरी रात में मेरे साथ एक जगह जा पाओगे? नरेंद्र को समझ में आ गया कि अब जाकर उसके जीवन का सबसे संकटमय क्षण आ पहुंचा है। उसके हाथ पैर ठंडे हो गए और धड़कन बढ़ गई। उसने बहुत कष्ट से हंसते हुए कहा,
तुम्हारे साथ जाऊंगा, इसमें डर कैसा? किंतु तुम क्या करना चाहती हो वो मुझे समझाओ। यहाँ से उत्तर की दिशा में 2 मील दूर जो जंगल है, वहाँ मैं तुमको ले जाऊंगी। एक विशेष प्रकार का पौधा है, उस पौधे को जड़ से तोड़कर तुमको लाना होगा। वह तुम स्वयं ही ले आओ ना, तुम तो कहीं भी आ जा सकती हो। आकाश में कैसे घने बादल छाए हुए हैं देखा है? और तुम्हें तो पता ही है मुझे चलने में कितना कष्ट हो रहा है। अगर मैं ला पाती तो क्या मैं तुम्हें कष्ट देती? मैं उस पौधे के आसपास भी नहीं जा सकती। वहाँ से तुमको वह जड़ लाना ही होगा और वह जड़ तुमको अपने हाथों में दिन रात पहने रहना होगा। ठीक रात 12 बजे अपने हाथों से खोलकर दूसरे कमरे में छुपाकर आ जाना और रात को 2 बजे मेरे चले जाने के बाद फिर से उसे पहन लेना। तब कोई भी तुम्हारे पास नहीं आ पाएगा। नरेंद्र ने और कुछ भी नहीं कहा। वो दोनों कमरे से बाहर आए और आंगन से निकलकर गांव की उत्तर दिशा में आगे चलने लगे। आकाश में बादल छाए हुए हैं और बीच बीच में विद्युत चमक रहा है। पूरा रास्ता सुनसान है और नरेंद्र के साथ केवल है मालती। वह इंसान नहीं है, नरेंद्र यह जानता है। और ये ही नहीं, वह दुर्बल है, इसलिए मालती ने उसका हाथ भी थामा हुआ है। अभी तुम अधिक परिश्रम मत करो। जब तुम लौटोगे तब मैं तुम्हारे आसपास भी नहीं रह पाऊंगी। उस समय तुम्हें अकेले ही आना है। गांव के रास्ते को छोड़कर वह खेत की तरफ आगे बढ़े और पतले से मेड़ के ऊपर चलने लगे। अंधेरी रात में विद्युत की चमक में नरेंद्र को रास्ता दिख रहा है। बाकी समय वह संपूर्ण मालती के ऊपर ही निर्भर है। उसके बाद वो लोग एक नदी के किनारे पहुंचे। सामने ही एक शमशान है। अंधेरी रात में विद्युत की चमक में नरेंद्र को रास्ता दिख रहा है। बाकी समय वह संपूर्ण मालती के ऊपर ही निर्भर है। उसके बाद वो लोग एक नदी के किनारे पहुंचे। सामने ही एक शमशान है। नरेंद्र का शरीर डर एवं आतंक से कांप रहा है, लेकिन उसके कानों में ओझा की बातें गूंज रही हैं। नरेंद्र, तुम्हारा जीवन तुम्हारे हाथ में है। भूतनाथ को शरण करो, कोई डर की बात नहीं है। इसके बाद जंगल प्रारंभ हो गया। अब कोई रास्ता नहीं है। प्रेतनी जहां जा रही है, इंसान भी उसके साथ वहीं जा रहा है। इसके बाद ही सीधे हाथ में एक विशालकाय पेड़ दिखाई पड़ता है। मालती ने कहा, उस बड़े से पेड़ के पीछे बहुत सी जंगली झाड़ियों का झुंड है। उसी के बीच वो विशेष पौधा है। उसकी जड़ को काटकर ले आओ। तुम्हें यहाँ से अकेले ही जाना होगा। प्रेतनी के निर्देशानुसार नरेंद्र आगे बढ़ा। नरेंद्र को वहाँ झाड़ियों के बीच में वह पौधा दिखाई दिया। उसमें से एक पौधे को जड़ से उखाड़ लाया और वहीं आ गया जहाँ से वह चला था। किंतु मालती को वह वहाँ पर नहीं देख पाया। उसने भय से आवाज लगाई, मालती, मालती, मालती। प्राय 50 हाथ दूर से मालती ने उत्तर दिया, मैं यहाँ पर हूँ। अब तो बादल भी छट गए हैं और थोड़ी सी चंद्रमा की रोशनी भी दिखाई दे रही है। तुम मेरे सफेद कपड़े तो देख ही रहे हो ना? बस मेरे पीछे पीछे चले आओ। नरेंद्र तीव्र गति से आगे बढ़ते हुए मालती से कहा, पहले तुम जड़ों को देखकर बताओ, मैंने ठीक जड़ें ही लाई है कि नहीं? हाँ, ठीक जड़ें ही लाए हो। तुम मेरे इतने पास मत आओ। मालती आगे आगे जा रही है और उससे 50 हाथ पीछे नरेंद्र चल रहा है। जिस रास्ते से वह जंगल की ओर आए थे, उसी रास्ते पर वापस जा रहे थे।
और इस तरह वह अपने कमरे तक पहुंच गए। तुम जड़ को दूसरे कमरे में रख कर आओ, अभी भी 2 बजने में आधा घंटा बाकी है। नरेंद्र को ओझा की बातें फिर से याद आ गईं। उसने कहा था, जैसे ही तुम्हें जीवन रक्षक मिल जाए उसके बाद एक पल की भी देरी ठीक नहीं। मालती, आज मैं बहुत थक गया हूँ, आज तुम जाओ, कल फिर आना। ठीक है, जैसा तुम कहो। अभी जड़ को हाथ में बांध लो, कल 12 बजे के पहले खोल देना। नरेंद्र घर पहुंचते ही जमींदार बाबू के बैठक खाने में पहुंच गया, जहां देवेंद्र बाबू, ओझा और उसके पिताजी गंभीर मुद्रा में उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। नरेंद्र को देखते ही वे लोग आनंद से कलरव करने लगे। ओझा ने पूछा, दवा मिली आपको? क्या मिला आपको? देखे तो। नरेंद्र ने जड़ सहित लता को ओझा को दिखाया और मालती ने उसे जो भी करने के लिए कहा था वह भी उसे बताया। जय महादेव, अब कोई डर नहीं है। उसी रात उस जड़ को बाला के साथ अच्छे से बांधकर नरेंद्र के बाह पर बांध दिया गया। उसका बंधन इतना कठिन था कि नरेंद्र किसी दूसरे की सहायता के बिना खुद भी उसको नहीं खोल सकेगा। नरेंद्र को बाला पहनाकर ओझा ने कहा, अब कुछ दिनों तक वो रात में आती रहेगी, अनुनय विनय यहाँ तक कि भय का भी प्रदर्शन करेगी, किंतु आपको अब किसी बात का डर नहीं है। यह बाला ही आपका इष्ट कवच है। वह जो भी बोले या जो भी करे, आप इस बाला को मत खोलिएगा। ओझा ने जो कहा था वही हुआ। अगले दिन रात को मालती दरवाजे के बाहर से नरेंद्र को वह जड़ अपने हाथ से खोल देने के लिए अनुनय विनय करने लगी। नरेंद्र, क्या हुआ? दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? जड़ को हाथ से खोलकर क्यों नहीं रखा तुमने? नरेंद्र, मुझे अंदर आने दो। क्या हुआ? तुम्हारे साथ तो सारी बातें पहले ही हो गई थी। नहीं खोलोगे ना दरवाजा? नहीं सुनोगे ना मेरी बात? आज वह बंद दरवाजे के अंदर नहीं आ पाई। नरेंद्र ने मालती की किसी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। पहली, दूसरी एवं तीसरी रात अनुनय और विनय, और उसके पश्चात भय प्रदर्शन। अगर मेरी बात नहीं सुनोगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। नरेंद्र के साथ यह उपद्रव 8 से 10 दिन तक चला। तुझे क्या लगता है वह जड़ पहन के तू मुझसे दूर चला जाएगा? मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। तू वह जड़ पहन के अपने आप को मुझसे दूर कर लेगा। मैंने तुझे पहले भी कहा था, अभी भी बोल रही हूँ, वह जड़ हाथ से खोल दे, मैं तेरा कोई अनिष्ट नहीं करूंगी। तू उसको आज से नहीं खोलेगा ना? ठीक है, मैं तुझे जीवित नहीं रहने दूंगी। मैं तुझे अपने से दूर नहीं होने दूंगी। इसके बाद मालती फिर कभी नहीं आई। नरेंद्र अपने पिता के साथ गांव वापस चला आया। अपने माँ और पिताजी की आदर जतन से कुछ ही दिनों में उसका स्वास्थ्य अच्छा हो गया। नरेंद्र के माता पिता, रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस के लोग, देवेंद्र बाबू सभी आनंदित थे और सबसे अधिक आनंद हुआ था ओझा को। इसलिए नहीं कि उसने एक अमूल्य जीवन को बचाया, सभी उसके कृतज्ञ थे। और इतना ही नहीं, जमींदार बाबू ने उसे खूब सारा इनाम दिया था। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करें एवं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में अगले संडे। नमस्कार।